हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो बच्चा लोग, आज का जो सेशन है उसमें 5 तारीख के वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों से क्वेश्चंस मंगाए थे कि इसका मेन टॉपिक था कोरोना लॉकडाउन वर्सेस बोर्ड स्टडीज। तो उसमें आप लोगों के मन के जितने भी क्वेश्चंस थे, आप लोगों के मन की जितनी भी शंकाएं थी कि जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे उसका आपके आने वाले बोर्ड के पेपर्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, प्लस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जैसा कि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन हो रही है लगातार। तो वो सारे पैनल को मतलब वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हम लोग आज 4 लोगों की पैनल जो है वो एकत्रित हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आप अपने क्वेश्चंस की लिस्ट जो है हमें भेजी है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कलेक्ट हुए थे, तो सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर पाना काफी मुश्किल था। तो जो भी क्वेश्चंस सिमिलर थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने एक कैटेगरी में रख करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। मेरे बगल में बैठे हैं आशीष सर, जो कि इनके ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे हैं, और अप टू 10 तक की क्लास के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैथ्स का लेक्चर वो एंटरटेन करते हैं, और 11-12 के लिए वो अकाउंट और स्टेट की क्लास लेते हैं। उनके बाजू में है प्रमुख सर, जो कि अप टू 10 तक की क्लास के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए साइंस का क्लास वो लेते हैं, और उसके बाजू में हमारे रवि सर, जिनके 2 वीडियो अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं, कल और आज, साइंस, ऐसे सोशल साइंस और गुजराती के रिगार्डिंग। तो बच्चा लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लाते हैं अपने टॉपिक पर, और ये सेशन जो है क्वेश्चन का सेशन मैं हैंड ओवर करूंगा रवि सर को। तो बच्चे लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह सर, और जैसा कि दीपक सर ने आप लोगों को बताया कि हमारे जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फॉलोअर्स हैं, ये सारे लोग जो सोशल मीडिया पर हमसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर हमसे जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे लोगों ने, जब हमको 5 तारीख को हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, तो सभी लोगों ने हमें सपोर्ट करते हुए काफ़ी सारे अपने क्वेश्चंस पुटअप किए थे कि सर हम किस तरह से पढ़ाई करें, या जो भी मोटिवेट रहने का तरीका था, किस तरह से क्वेश्चन को पुटअप करना है, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने किया। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों का एक पैनल जो बैठा हुआ है, उस चीज़ को, क्वेश्चन को आगे बताते हुए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं दीपक सर के पास जाना चाहूंगा, और क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है जो कैंडिडेट ने पूछा हुआ है उसमें से, और कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उस काम को करने से पहले सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है या सेल्फ इंस्पायर होना पड़ता है। तो अभी जैसे कि सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में मैं दीपक सर को पूछना चाहूंगा कि दीपक सर आप प्लीज बताइए कि ऐसे सिचुएशन में जो हम स्टडी कर रहे हैं, या हमारे जो यंगस्टर्स है, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो लोग कैसे मोटिवेटेड रहे या अपने आप को कैसे इंस्पायर रखें। अच्छा, ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, दैट मींस ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन था, क्योंकि स्टडी रिगार्डिंग क्वेश्चन था, दैट मींस काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा चीजें बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन मींस ये नहीं कि हमेशा कोई बाहर वाला बंदा तुमको मोटिवेट करे, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बाहर कहीं से भी तुम्हें फिजिकल कोई बंदा आकर के मोटिवेट नहीं कर सकता। जो भी मोटिवेशन है तुम्हें अपने घर से प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, और सेल्फ मोटिवेशन कहीं ना कहीं तभी आएगा जब तुम अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने बोर्ड स्टडीज को लेकर के कहीं ना कहीं सीरियस हो गए तब। देखो, 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो अपनी स्टडी को लेकर के बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उसको कहीं ना कहीं ये लगा होता है कि यार मुझे मेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, और सबसे ज्यादा क्यूरियस वही बच्चे होंगे इस समय, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, ट्यूशन नहीं जा पा रहे होंगे, घर पे ही बैठे होंगे। अच्छा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं क्या है कि और दूसरे जो बच्चे होते हैं, मैं उस टॉपिक बाद में आता हूं, और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको दैट मींस ठीक है कि मुझे पढ़ाई करना है, नुकसान हो रहा है, ज्यादा क्यूरियस नहीं है, बस ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन है उनको। और तीसरे बच्चे जो इस तरीके के हैं, जो बहुत खुश हैं, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, ट्यूशन नहीं जाना पड़ रहा है, बहुत आराम है। नहीं, तो तीसरे वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी 40 दिन का लॉकडाउन समथिंग कुछ पड़ चुका है, और अभी भी जिन लोगों ने अपनी स्टडी जो है प्रारंभ नहीं की है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम और भी ज्यादा क्यूरियस होने वाला है, और भी ज्यादा टेंशन वाला होने वाला है, क्योंकि WHO की जो भी गाइडलाइन आई है उसके अनुसार जून और जुलाई का जो पीरियड है, वो पीरियड जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हैवी रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा पेंडेमिक रहने वाला है कोरोना इफेक्ट के लिए। तो वो सेशन तो तुम भूल ही जाओगे, कहीं ना कहीं जून जुलाई में भी स्कूल या कॉलेजेस या ट्यूशन तुम्हारा खुलने वाला है। तो बच्चा लोग बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, और इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन कहीं ना कहीं तुम्हें अपने मन से लाना पड़ेगा, और तुम्हें अपने मन में एक बात रखनी पड़ेगी कि मुझे पढ़ना है। हालांकि ट्यूशन और स्कूल के बिना पढ़ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों के लिए इसीलिए ये सेशंस लेकर के आए हैं। नंबर ऑफ वीडियोस हम डेली बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें। तो अगर सेल्फ मोटिवेशन का अगर आप मुझसे सिंपल सा रास्ता अगर आप पूछोगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और नंबर ऑफ वीडियोस हम लोग लगातार डालते रहते हैं। इंग्लिश के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आशीष सर के मैथ का लेक्चर हो चुका है 2,
रवि सर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। रवि सर प्रमुख सर भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाना अपना चालू रखें, प्लस जूम एप्लीकेशन के भी थ्रू बच्चे हमारे कहीं मिसगाइड ना हो, उसके लिए भी हम लोग लेक्चर्स लेते रहते हैं। हाँ, जो भी बच्चे हमारे जूम एप्लीकेशन के थ्रू लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर जो है नीचे दिया गया हुआ होगा, उनमें से किसी भी एक नंबर पर आप लोग मुझे हाई लिख करके मैसेज कर सकते हो और कह सकते हो कि भाई सर मैं इस क्लास का हूं और मुझे क्लास जो है जूम एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन करना है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग कहीं पर भी हो, भारत के किसी भी कोने में हो, तो आप ये सेशन जो है अटेंड कर सकते हो और कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए कंटेंट होना बहुत जरूरी है, वो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और एक और बात बता दूं कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं रवि सर का एक मोटिवेशनल वीडियो भी जो है कहीं ना कहीं लोग डालने वाले हैं, वो भी वीडियो जरूर देखते रहिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप लोगों का आंसर आप लोगों को मिला होगा। जी, तो दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के बारे में जिन्होंने बताया। आशीष सर या प्रमुख सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम इस बात से सहमत है पूरी तरह से बच्चों के बारे में। अच्छा, प्रमुख सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? रवि सर, तो एक चीज मोटिवेशन पे, तो जो स्टूडेंट रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे उनको मोटिवेट कैसे होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट को तो डरना नहीं, ठीक है, कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन, कुछ भी किसी को कुछ भी अपडेट नहीं है, ठीक है, किसी को कोई सही नॉलेज नहीं है क्या आगे होने वाला है। रूमर्स में ना वो लोग मतलब जो भी फालतू के मैसेजेस फैल रहे हैं सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसके आप लोग भ्रम में मत आ जाओ। तो सबसे पहला चीज ये तो मैं दीपक सर और हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी तरफ से या जिस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, इसकी तरफ से जो आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसका कोई चार्ज नहीं है। और ये सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं बिकॉज क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत सबसे बड़ी चीज होती है। तो हम लोग टाइमिंग को मैनेजमेंट करके ऑनलाइन क्लासेस को चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी और दीपक सर का भी और हमारी पूरी टीम का भी। हमारी पूरी टीम इसके लिए पूरी तरीके से 100% अपना बेस्ट दे रही है। दूसरा, काफी सारे कैंडिडेट का एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर जो ये स्कूल है जो सितंबर में शुरू होने वाला है या सितंबर में शुरू होगा ऐसा न्यूज सुनने में आ रहा है, तो हमें पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलेगा? कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कहना चाहते हैं कि हम कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करें पढ़ने के लिए। अगर सितंबर में स्कूल चालू होता है तो हमारा यहाँ का जो समय है उसको हम कैसे यूज करें, कैसे यूटिलाइज करें और सिलेबस के बारे में जो भी सारी चीजें हैं वो हम कैसे समझें। तो इसके लिए मैं फिर से बोलना चाहूंगा आशीष सर या प्रमुख सर या दीपक सर, अगर आप कुछ बता सकते हैं बच्चों को इस बारे में। मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जी सर। देखो, अभी जैसे मान लो बच्चों लोग की स्कूल मान लो चालू है, तो स्कूल में हमारा टाइम जो है कहीं ना कहीं 5 से 6 घंटे का टाइम जाता है, तैयार होने से लेकर के घर रिटर्न आओ तब से 6 घंटे का समथिंग कुछ टाइम जाता है, प्लस 2 से 3 घंटे का टाइम हमारा जो है ट्यूशन क्लासेस वगैरह में जाता है। दैट मींस टोटल अगर टाइम हम डिनोट करते हैं तो 8 घंटे मिनिमम टाइम जो है हमारा कहीं ना कहीं स्टडी में जाता है। अच्छा, अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, स्कूल वगैरह खुलने वाली नहीं है और काफी टाइम भी हो सकता है, जैसे कि सूत्रों से पता चल रहा है सितंबर में चालू होगा या सितंबर के बाद चालू होगा, या हो सकता है कि बोर्ड का क्लास अगर कंडीशन अगर सही हो, नंबर ऑफ केसेस अगर कम हो तो जून जुलाई में भी हो सकता है क्लास चालू हो। हालांकि जिसके चांसेस मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम लगते हैं, तो दैट मींस ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, क्योंकि डॉक्टर्स के इंटरव्यू न्यूज चैनल्स के थ्रू हम लोगों ने सुने, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने ये भी कहा है, प्लस डब्ल्यूएचओ के जैसा मैंने बताया कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन भी आई है कि जून और जुलाई का जो पीरियड होगा वो कोरोना इफेक्ट के लिए बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट रहने वाला है, कि बहुत लंबा जाने वाला है ये। तो लंबी लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं हमें तैयार रहना है। इसमें अब एक टॉपिक ये भी आता है कि भाई किस तरीके से हम पढ़ाई करें। तो भाई सबसे पहला सबसे सिंपल सा टॉपिक है, हमें खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठना पड़ेगा। काफी सारी स्कूल्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास वगैरह भी चालू किया है, प्लस वीडियोस हम लोग जो है नंबर ऑफ वीडियोस डालते ही जा रहे हैं, तो उसके थ्रू आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हो। थोड़ा सा तो डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, नहीं 8 घंटे अगर आप दे दो तो भी कम से कम 4 से 5 घंटे आप लोग अपनी स्टडी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं भी जरा भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि बोर्ड क्या करने वाला है, सिलेबस कम करेगा या कितना टाइम मिलेगा। ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अगर मान लिया जाए कि सितंबर में क्लास चालू होता है तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 6 महीने का ही टाइम बचता है अगर मार्च में एग्जाम कंडक्ट होती है तो। अच्छा, अभी जैसे अगर मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करूं कि अगर रियल टाइम में अगर जो चलता है, अगर मई में क्लास हमारी अगर चालू हो जाती है वेकेशन बैच को लेकर के, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम अक्टूबर से नवंबर तक में हम लोग अपने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस खत्म कर देते हैं और बाकी के 4 महीना जो है 4 से 5 महीने तक लगातार हमारा रिवीजन का ही क्लास रहता है। तो ये मान के चलो बच्चों लोग कि अगर किसी भी तरीके से अगर सिलेबस भगाया भी जाए तो भी रिवीजन का टाइम हमें बहुत ही कम मिलेगा। तो जितना हम अभी फोकस कर सकें, जितना हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ सके लाइक एसएस, हिंदी, गुजराती, ये सारे सब्जेक्ट्स को जितना हम तैयार कर सके, तो ये अभी हमारे पास फ्री टाइम है
उसे मैक्सिमम तैयार कर सकते हैं। और बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स का मैथ रिगार्डिंग, ऐसे साइंस रिगार्डिंग और इंग्लिश के रिगार्डिंग वीडियोस ऑलरेडी अपडेट होता जा रहा है, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स भी अच्छे जाते जा रहे हैं कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग हमारे साथ हो तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें होनी चाहिए। जी अच्छा दीपक सर एक चीज और, हाँ पहले प्रमुख सर को बोल लेने देते हैं, बोलिए प्रमुख सर आप। तो मैं दीपक सर ने जैसे बताया थोड़ा सा जोर से बोलिए, सारी जिससे चीजें, हाँ, सुनाई दे। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कि सारी चीजें क्लियर कि लेकिन स्टूडेंट को कुछ चीजें जैसे स्टडी से प्रॉब्लम जैसे बोला जाए कि उन्हें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास मोबाइल से सारी चीजें फीचर्स नहीं, तो उनको क्या था पहले के टाइम में ऑफलाइन स्टडी था, क्लासेस में जाते थे तो सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन तो सेल्फ स्टडी होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, सेल्फ स्टडी का जैसा कि आप लोगों ने बोला, किताबें नहीं है जैसा अगर किसी के पास, क्योंकि स्टेशनरी वगैरह सब कुछ बंद है, कैसे करोगे? तो भाई थोड़ा सा अगर आसपास में, आस पड़ोस में जिन भी बच्चों ने अच्छा नॉन बोर्ड के लिए ज्यादा प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो कि होगा, ठीक है, वो उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके एग्जाम के साथ में होती है। ठीक है, 9 तक का रिजल्ट, 11 का रिजल्ट कोई पूछता भी नहीं है वैसे, अगर रियल फील्ड में अगर हम जाते हैं तो। हाँ, बोर्ड वाली जो क्लास है, अगर आप लोगों के आजू बाजू में, आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा है जिसने अभी रिसेंटली 10th और 12th की एग्जाम उसने अपेयर की है, तो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उन लोगों के लिए किताब का कोई मतलब नहीं है, तो उन बच्चों से आप किताब अरेंज कर सकते हो। अच्छा, कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं है, आसपास कोई ऐसा नहीं है जो कि कर सके, कहीं से किताबों का जुगाड़ हो सके, तो उनके लिए मैं 2 बताता हूँ एप्लीकेशन। एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको किया गया है, एक ई पाठशाला एप्लीकेशन जो है, जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ई पाठशाला है और यूथ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, ये 2 एप्लीकेशन है। इसके थ्रू आपको गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुक्स जो है सारी भी अवेलेबल हो जाएंगी। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा गुजराती से हिंदी ट्रांसलेट करने में, पर्टिकुलर ऐसे साइंस और हिंदी, मतलब ये सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो बुक्स वगैरह भी आप लोगों के अवेलेबल होगी। देखो, सबसे बड़ा जो टॉपिक है मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो हमको भी कोई दिक्कत नहीं, हम भी आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ट्यूशन इंस्टीट्यूट चल रहा है, सामने बाद में फीस आएगी, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, दैट इज वाई हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं और कहीं दूर दूर से आकर के हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। रवि सर। हाँ, तो सर मेरे मन में एक बात हमेशा खटकती रहती है, बच्चों के बहुत सारे इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब नहीं पढ़ते हैं या चाहते हैं कि क्या होगा इससे, तो उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए जिससे वो बच्चे इंस्पायर हो, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें। अच्छा देखिए, वो सबसे पहला क्वेश्चन उसी का था आपका, सेल्फ मोटिवेशन का। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा लोग मान के चलो आपको दिक्कत है, देखो मैं सिंपल सी बात बता दूं, बोर्ड का जो रिजल्ट होता है तुम्हारे माथे पे एक थप्पा लगता है, एक स्टैंप लगता है। अगर उसको अपने सर की एक कालिक बना लेना है कि फेल हो गए या बहुत कम परसेंटेज है, वो भी तुम्हारे हाथ में है। अगर उसको एक स्वर्ण अक्षरों में लिखना है कि लोग आपकी तारीफ करें, याद रखो 9th के रिजल्ट तक का कोई वैल्यू नहीं है, कोई तुम्हें 9th तक के रिजल्ट से नहीं पहचानता। 10वीं के रिजल्ट से ही आपकी पहचान कहीं ना कहीं मार्केट में, स्कूल में, ट्यूशंस में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में चालू होती है। तो देखो, इसमें सीरियसनेस तो चाहिए और काम हमें ऐसा करना है कि जिससे हम सीना चौड़ा करके लोगों के सामने जा सके, हमारे पेरेंट्स को किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो कहीं ना कहीं तुम्हें उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा और उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और बड़े ही गर्व के साथ मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि हमारा जो STCI का टीम है, सब लोग अपना 100% दे रहे हैं। दीपक सर अपने इंग्लिश को 100% दे रहे हैं, आशीष सर मैथ को 100% दे रहे हैं, प्रमुख सर साइंस को 100% दे रहे हैं। जब हम लोग 100% दे रहे हैं और विदाउट एनी कॉस्ट आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, इवन नॉट ओनली अवर स्टूडेंट्स, सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट नहीं, अदर स्कूल्स, अदर जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे, अदर स्टेट्स के बच्चे, इवन यूपी बिहार से भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं। तो मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा दीपक सर के थ्रू, STCI के थ्रू, कि यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं जूम एप्लीकेशन पे, आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो आप प्लीज इस चीजों को या इसके इंपॉर्टेंस को आप समझिए। ठीक है, ओके, थैंक यू जो हमारे पैनल यहाँ बैठे हैं उन सभी को। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मैं अपने पैनल के सभी जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो सिलेबस के बारे में बच्चों के अंदर ये र्यूमर्स है कि क्या सर सितंबर में चालू होगा तो सिलेबस कम होगा या ज्यादा होगा या उतना ही रहेगा, या फिर एग्जाम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मैं इस बारे में आप लोग को चाहूंगा कि प्लीज आप लोग थोड़ा बच्चों को बताइए, या जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, एटलीस्ट उनको ये पता चले कि हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सही है गलत है, ये चीजों को पता चले कि गवर्नमेंट की कोई गलती तो नहीं है ना इसमें, कहने का मतलब ये है। देखिए रवि सर, ऐसे सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं आया कि NCERT बोर्ड में ये सिलेबस, इतने चैप्टर्स कम कर दिए गए या इतने कुछ सिलेबस कम कर दिए गए, ऐसा कुछ भी अपडेट्स नहीं मिला है। तो शायद ऐसा आएगा भी नहीं, क्योंकि इसके चलते आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले सेक्शन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बिल्कुल जी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भले लेट से सेशन शुरू हो, लेकिन उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, ये जवाबदारी हमारे टीचरों की बनती है, सभी टीचरों की स्टाफ में।
ओके, दीपक सर प्लीज आप कुछ बताएंगे। इसमें देखो ऐसा है, अभी टाइम लिमिट तो आई नहीं है कि कब से क्लास चालू हो रहा है, और जब से क्लास नहीं चालू हो रहा है, स्कूल्स नहीं चालू हो रहे हैं, तो सिलेबस कितना काटना है नहीं काटना है वो भी डिसाइडेड नहीं है, और काटना भी है कि नहीं काटना है वो भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी से कुछ भी हम नहीं कह सकते। जो अनसर्टेन चीजें हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब होगा क्या, या तो मैक्सिमम किसी भी चीज को लागू करने से पहले उसके मिनिमम फायदा कितना होगा और मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, तो किसी भी चीज को हम रिस्क बना लेते हुए अभी से पढ़ाई करें, क्या दिक्कत है, पढ़ सकते हैं और आराम से। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होगी अभी से, अगर जो बच्चा मेहनत करना चाहे तो। मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं। सिंपल रवि सर क्या है, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं जी वो क्या करते हैं कि इस लॉकडाउन का वो कहीं ना कहीं फायदा लेते हैं। जी ठीक है, कहीं इस लॉकडाउन में उन्हें छुट्टियां मिलती और इस छुट्टियों को यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे कि कुछ छुट्टियां हमें दिवाली में मिलने वाली, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गोल्डन पीरियड भी कह सकते हो। बिल्कुल ये सोचने के लिए बहुत अच्छा समय है। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज बताएं बच्चों को, ये सोचने के लिए एक अच्छा समय है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने ड्रीम के बारे में सोचें, व्हाट यू वांट टू अचीव, वो क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। बच्चों के अंदर यही चीज होती है कि जो अभी हमारे पास समय है बच्चों के पास, कि हम आगे क्या करना चाहते हो, क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने से सीनियर बच्चों के लिए, और सीनियर तो पहले से ही सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है, और सीनियर बच्चों से हमारे जूनियर बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें कैसे गाइडेंस किया जाए, कैसे हमें पढ़ाई किया जाए और कैसे हमें आगे बढ़ा जाए। और रैंकर्स बच्चों के लिए तो खासकर, और उनसे लोवेस्ट बच्चे उनसे पूछ रहे हैं जो उनसे थोड़े अपर के हैं, ठीक है, कि हमें कैसे पढ़ना है, कितना परसेंटेज हाईएस्ट लेके आना है, इसके बारे में वो सभी अपने सीनियर बच्चों से पूछ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मान के चलो, आज से 10 साल बाद अगर कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा रिजल्ट ना, तो ये तुमसे नहीं पूछेगा कि कोरोना था क्या, उस समय भी तुम्हारा रिजल्ट इतना कम आया। इतिहास बन के रह कोई जाएगा। नहीं है, इंसान जो है, दुनिया जो है किसी भी इंसान की सफलता देखती है, सफलता के लिए उसने कितनी मेहनत की है वो नहीं देखता कोई, ठीक है ना, कोई पैरों के छाले नहीं देखता, तुमने कितना सफर तय किया वो देखता है। थैंक यू दीपक सर। अभी आपने एक बीच में एक बात बोला कि कोई पूछेगा नहीं कि कोरोना चल रहा था, क्या चल रहा था, तो काफी सारे कमेंट्स में क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं कि सर जो इस साल का हमारा रिजल्ट रहेगा, जो कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से इफेक्ट हो रहा है, उस साल का रिजल्ट डाउन जाने वाला है या अप जाने वाला है, इस चीज को थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी ये है, मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे हर साल का रिजल्ट होता है, जैसे पर्टिकुलर स्टेट वाइज देखा जाए तो सुनने में आया होगा 2018 में 70% गुजरात का रिजल्ट गया, मतलब 70% बच्चे पास हुए, 30% नहीं हुए। इसमें क्या होता है पता है, रिजल्ट जो है अप डाउन होता है, मैक्सिमम 5 से 10% अप या डाउन होता है, तो उसको तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इतना बड़ा टॉपिक है या इशू है जो इतना ज्यादा डिस्कसिव है जी। अब कुछ नहीं कह सकते ना कि जैसे अब कॉपी चेक हो रही है तो भाई कॉपी इजी चेक होगा, हार्ड चेक होगा, कैसे होगा, ये सब कोई टॉपिक ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता। अगर क्वेश्चन तुम्हारा सही है तो क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं तुम वो रहेगा। अच्छा, और इस तरह से हम कहें कि बच्चों के अंदर ये भी नहीं डाल सकते कि हाँ लोअर जाएगा कि अपर जाएगा। इससे कहने से क्या है, बच्चों के अंदर मानसिकता बहुत खराब हो जाती है। यहाँ कहते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा जाने वाला है लॉकडाउन के चलते, तो उसके चलते बच्चे पढ़ते नहीं। वो सब अपने माइंड से ये सब नहीं रखना है, अपने माइंड पे ये सब चीज नहीं रखना है ताकि बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान ना पाए, ठीक है। ये कोई मायने नहीं रखता कि लॉकडाउन के चलते हमारा रिजल्ट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो तुम्हारी तैयारी पे डिपेंड, तुम्हारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करे। तुम जितना तैयार करोगे तुम्हारा उतना अच्छा रिजल्ट जाएगा। इसमें कोई रोक चोक नहीं है कि लॉकडाउन के चलते हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा जाने वाला है, कॉपी बहुत अच्छे से चेक होगी, हम कुछ भी लिखे, ऐसा कुछ नहीं। जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे उतना अच्छा रिजल्ट तुम पाओगे। जैसा मान लो कि एक नंबर फ्री का नहीं मिलता है, अगर लिखे होगे तो नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आशीष सर ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली, आप लोगों को मैं वो रिपीट करना चाहूंगा, जैसा प्रिपरेशन करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है, मोटिवेशनल वीडियो भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो ऐसे टाइम टू टाइम हम आपको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जो हमारा पहला ही क्वेश्चन रह गया था, पहला ही क्वेश्चन हमने पुट अप किया था कि मोटिवेट कैसे रहा जाए, उसके लिए भी हम वर्क करते रहेंगे। हमारे दीपक सर हैं, आशीष सर हैं, प्रमुख सर हैं, मैं हूं, ये सारे लोग मिलकर आपको लगातार मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, साथ साथ में नॉलेज के साथ में विजडम प्रोवाइड करना, ये सारी चीजों के लिए हम लगातार वर्क कर रहे हैं। बस सर से नहीं है कि हमारे साथ जुड़े रहे। हाँ, और सर ये है, मैं एक मिनट प्रमुख सर मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एटलीस्ट ये चीजों को तो समझें कि वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहें। जब जितना आप ज्यादा आप कांटेक्ट में रहोगे ना, आपको उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपकी पढ़ाई अच्छी चलने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वी आर द बेस्ट, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, या हमारी टीम कभी ऐसा नहीं दावा करती है, लेकिन हम इतना तो करते हैं कि आप लोग के ऊपर इफेक्ट पड़े। इसीलिए आप सब हमारे साथ कांटेक्ट में बने रहें और उसका आप फायदा उठाएं। और आपको ये भी बात अच्छे से पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो इसका कोई कॉस्ट नहीं है, तो ये बात को जरूर आप ध्यान दें और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड रहें, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें। जी प्रमुख सर आप कुछ बोल रहे थे, तो प्लीज बोलिए आप। वो मोटिवेट की बात मैंने किया था कि यहाँ पे मोटिवेट जैसे रहना कि जो मोटिवेशन मिलता है, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियोस देख लेते हैं,
ठीक है, और उन्हें क्या होता है बहुत हाइपर हो जाता है, पल भर I के can लिए do, क्या I होता है, can do। हाँ, पल भर के लिए वो मोटिवेशन रहता है, तो उसके बाद अगर बाहर निकले घर से बाहर सारा मोटिवेशन धरा का धरा रहेगा। जी जी। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी आप वीडियो देखकर ये कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप खुद से अपने अंदर से कुछ ऐसे चीजें करो कि जिससे आप खुद से मोटिवेट हो। एक्चुअली हाँ, इसके लिए एक दीपक सेंटेंस सर मुझे याद आया दीपक सर कैसे हैं? कि जैसे एक्चुअली आउटर मोटिवेशन जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि एक हांडी है, एक बर्तन है जो कि आग के ऊपर चढ़ा हुआ जी। है ना, उसमें पानी है। तो आउटर मोटिवेशन कुछ इस तरीके का होता है कि जब तक आग जलती रहती है, मोटिवेशन मिल रहा है, तब तक हम मोटिवेटेड है, पानी गर्म है। और जैसे ही वो आग बुझी तो आग ठंडी हो जाती है, पानी गर्म हो जाए, पानी गर्म जो है वो ठंडा हो जाता है और मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक तुम अपनी सस्टेनेबिलिटी को मतलब कायम नहीं रख पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे, तब तक वो मोटिवेशन जो है बाहर से किसी फायदे का नहीं है। तुम्हें खुद को वो अपने अंदर जगाना पड़ेगा। मैं दीपक सर और प्रमोद सर की बातों से सहमत हूं, और इसमें एक चीज कॉमन है, आप अपने आप को ड्यूरेबल बनाओ, लंबे समय तक टिके रहने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में बस यही एक छोटा सा अंतर है कि मोटिवेशन जो होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है। आपने देखा, मोटिवेट होगा, यस आई कैन डू, आई कैन विल, आई विल, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है और थोड़ी ही देर में आप पस्त हो जाते हो, क्योंकि कोई आपको डिमोटिवेट कर देता है या फिर कहीं से आपको उसके विरुद्ध कुछ सुनने में आ जाता है। तो इंस्पिरेशन होना जरूरी है। और आजकल लोग किसी आइडल को अपना इंस्पिरेशन बना लेते हैं, किसी गुरु को इंस्पिरेशन बना लेते हैं, किसी एक्टर को, किसी को कोई बहुत ज्यादा फेमस है उसको इंस्पिरेशन। मैं ये बोलता हूं कि आप अपने आप को इंस्पिरेशन बनाओ। हमारी पूरी टीम इस बात को बोलती है कि आप अपने आप को अगर एक बार इंस्पिरेशन बना लिए ना, तो आपसे बड़ा योद्धा यहाँ पर कोई नहीं है। फाइनली हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन सर ऐसा आया है कि अभी जो बोर्ड का जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10th में है, 12th में है, तो आप लोगों को पता है ये लोग की तैयारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए या अच्छी करनी होती है ये लोग की। तो क्वेश्चन ऐसे आए हैं, मैंने देखा है कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन कि कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक कोई नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड क्यों नहीं आया कि बोर्ड के बच्चों के लिए क्या करना है, या एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, इस बारे में आप कुछ बताइए। उसमें देखो ऐसा है कि अगर जैसे फर्स्ट लॉकडाउन की अगर हम बात करें जी, है ना, तो फर्स्ट लॉकडाउन में कहीं ना कहीं हमें मैं तारीफ करना चाहूंगा मोदी जी की और बीजेपी गवर्नमेंट की। नहीं, ये बात इतना जल्दी उन्होंने इस परिस्थिति को भाप करके लॉकडाउन में डाला, क्योंकि अगर अमेरिका जैसी, इटली जैसी देशों की हालत ऐसी जहां पर हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, और भारत जैसी जनसंख्या जहां पर 130 करोड़ के समथिंग कुछ जनसंख्या है, इसमें अगर इस तरीके की बीमारी अगर फैल जाती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाती। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कड़वा सच है कि अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, वहां के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, उसके मुकाबले में भारत अभी उनसे काफी पीछे है। तो ये आज की भारत की कंडीशन ऐसी है कि चलो ठीक है, अभी प्लस कुछ रीजंस थे, कुछ लोगों के कारण कहीं ना कहीं कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो फेल हुआ, और उसके कारण हमें सेकंड फेज में, थर्ड फेज में जाना पड़ा। हो सकता है चौथे फेज में भी जाना पड़े अगर कोरोना का ये जो पेंडेमिक इफेक्ट है वो खत्म ना हुआ तो कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ केस ही नहीं पता चल रहा है ना कि कितना नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ेंगे, कब जाके ये कंट्रोल होगा। अचानक से एक पर्टिकुलर किसी एरिया में कोरोना विस्फोट होता है, 10 केस, 20 केस, 50 केस एक साथ में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो जब तक ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं होती, तब तक किसी के लिए भी कह पाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा कि कब तक चीजें जो है सस्टेन होंगी, कब तक जो है हमारी इकोनॉमी जो है अपने प्लेटफॉर्म पर आएगी, अपनी पटरी पर आएगी। तो इसके लिए तो अभी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है कि कब क्या होने वाला है। हमें बस ये है कि अपनी कंडीशन के लिए, अपने समय के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। बस मेरा यही पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। आशीष सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मुझे यही कहना है कि जैसे बच्चों के अंदर ये माइंड पे बहुत ज्यादा बैठा है कि सरकार हमारे बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। कई जगह तो ये भी सुनने में आया है कि लास्ट में शिक्षा को क्यों दिया गया है माइंड में, कि हाँ हर एक चीजों को खोलना है, लेकिन स्कूल और कॉलेजों को क्यों नहीं खोलना, जबकि शिक्षा का ज्यादा महत्व है। जबकि हर एक चीज में जैसे हमें पता है कि युवा जो मोर्चा है, युवा मोर्चा जो है हमारे पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के लिए सबसे मेन रोल किसका होता है? युवा का होता है, जो बच्चों से ही बढ़ के होता है। और हमारा ये जो कोरोना वायरस है वो अधिकतर बच्चों के बीच में ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो वो ना फैले इसलिए शिक्षा को बाद में कहा गया कि सबसे लास्ट में अगर कुछ चीज खुलेगा तो केवल क्या खुलेगी? बहुत ही जबरदस्त बात बोली आशीष सर ने, बहुत ही जबरदस्त बात जो एकदम समझने लायक है कि बच्चों के अंदर जो है कोरोना का जो इफेक्ट जल्दी असर कर रहा है, इसीलिए स्कूलों को बंद किया गया है
और उसको बाद में प्रायोरिटी दी गई है। जो चीजों की प्रायोरिटी पहले है, जैसे हम लोग समझते हैं कि जिसको इंपॉर्टेंस पहले देना है, जिसके बिना हमारा जीवन टिका नहीं रह सकता, उसके लिए काम चल रहा है, और जो चीजों को बाद में रखना है उसकी प्रायोरिटी बाद में दी गई है। अच्छा, इसमें मैं एक हाँ। चीज ऐड करना चाहूंगा। जी। अब जैसा कि आप लोग भी मतलब न्यूज चैनल में या ये सब के थ्रू जान रहे हैं, प्लस यूट्यूब में भी दुनिया भर के, सोशल मीडिया पे भी दुनिया भर के वीडियोस है, इस तरीके के मतलब पोस्ट वगैरह आते रहते हैं। देखो, कोरोना जो है वो 3 तरीके का व्यक्तित्व एक होता है, 3 तरीके के पर्सन होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग नहीं है और उसको लगातार फेफड़े की या सांस लेने की या डायबिटीज तरीके की बीमारी, तो जो प्लस पर्टिकुलर जिनकी एज जो है 40 प्लस है, तो ऐसे लोगों को कोरोना का जो है इफेक्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है। और उनको कहीं ना कहीं बच्चे भी हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है डाउन होता है, तो उनको कहीं ना कहीं ये सब चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। प्लस ऐसे है जिनका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है, उसको ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना तो ज्यादा खांसी होती है, बुखार का भी देखने उसके ऊपर कोरोना जो है इंटर तो कर चुका है, लेकिन वो इफेक्ट उतना नहीं दिखा पा रहा है, तो उसकी वो तो कहीं ना कहीं वो रिकवर कर जाएगा अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के कारण, बट कहीं ना कहीं वो स्प्रेडर का काम करता है, उसके कारण दूसरे व्यक्तियों को कोरोना का इफेक्ट हो सकता है। और तीसरा जो बंदा है वो जो रिकवर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हमें इससे बचकर ही रहना है। हमें नहीं पता कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि क्या है, नहीं, इससे दूरी बना करके रखो। प्लस गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का, प्लस मास्क लगाना, ये सारी चीजें, तो उसका पालन करते रहो। बस यही एक है जो दूर रहना है। जी, काफी अच्छी बात बताई कि कोरोना से हमें बच के भी कैसे रहना है, ये सारी बातें भी। तो दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पूरे पैनल का जो लगातार इस क्वेश्चंस के डिस्कस करके आप लोगों को अच्छा से अच्छा आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी लोग। अच्छा, एक काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं अपने पैनल को बोल रहा हूँ कि जैसे कोरोना है और या सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन का, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास काम है, तो वो अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं या टाइम टू टाइम अपना वर्क कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटली करें या ऑनलाइन करें, कैसे भी करें। लेकिन स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स की बात करूं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अरे सर, मतलब हम बोर हो जाते हैं, हमें बोरिंग फील होता है, हम अपने टाइम को कैसे स्पेंड करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो अच्छा, दूसरी तरफ एक मैं ये भी देख रहा हूँ, कुछ बच्चे टाइम टेबल को मैनेज करके, कुछ यंगस्टर्स जो है वो टाइम टेबल को मैनेज करके अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिनका ये क्वेश्चन आ रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है, मैं बाद में इस टॉपिक पर बोलूंगा। पहले मेरा क्वेश्चन जो है बच्चों के थ्रू जो आया है या हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके थ्रू आया है, उनके बारे में प्लीज आप उनके क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करिए। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ये 10th के सिलेबस में एक चैप्टर भी है इंग्लिश में। हाँ, तो उसमें इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो जो बच्चे अच्छा। 10th पढ़ चुके हैं रिसेंटली अभी, तो उनको तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। जानना चाहेंगे सर चैप्टर क्या होगा? इसमें ऐसा है कि चैप्टर का नाम है क्लिनोपोटीन्स। दैट मीन्स बच्चों के स्टूडेंट लाइफ पे क्या क्या उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, चाहे वो उनका डाइट हो, चाहे वो उनका टाइम टेबल हो, चाहे उनके पढ़ने का ढंग हो, किस तरीके से, तो उसके ऊपर एक्सपर्ट की पैनल्स का डिस्कशन होता है। तो उसमें बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है, वो ये कि हम करते क्या पता है कि हम बहुत लंबा प्लान कर लेते हैं कि आज 1 महीने के अंदर मुझे 10 चैप्टर खत्म करना है। और होता ही है कि जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, यार अभी तो 20 दिन है, अभी तो जब पहला दिन होगा तो बहुत दिन है यार, कुछ दूसरा काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो फिर दूसरा दिन निकल जाता है, यार अभी तो 29 दिन पड़ा, 10 ही चैप्टर तो करना है, कर लेंगे। तो ये जो है कहीं ना आलस जो होता है ना, वो लगातार 10 से 15 दिन हम इसी तरीके से आलस कर करके निकाल देते हैं, और लास्ट का जो टाइम बचता है तो वहां पे लगता है कि यार अब तो इतना सारा बाकी है, वो बर्डन तो इकट्ठा हो गया, कैसे होगा। हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि जो प्लान हम बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का ना बनाए, महीने का ना बनाए, इवन मैं तो कहूंगा हफ्ते का भी ना बनाए। सबसे पहले अपना डेली का प्लान बनाए, और डेली प्लान बनाने के बाद में उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करें। और जब आपको लगे हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आप डेली प्लान अगर अचीव करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। तो तुम्हें ये मन में हो जाए कि नहीं यार, मैं जो डिसाइड कर रहा हूं वो मेरा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं डिसाइड किया हुआ चीज अगर होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हम अपने टाइम टेबल के प्रति कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली देखो, मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। आपको पता है रेवोल्यूशनरी वर्क, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद जो भी मोटिवेशनल वाला, उसमें ऐड भी किया गया है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आप छोटे छोटे गोल सेट करिए ना, कि अभी मान लो कि अगर आपको किसी चीज की बहुत गंदी आदत है और उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप उसके बदले में उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई दूसरा ऐसा काम करो जो आपको उसके बदले में उसकी याद ना कराए। या फिर छोटे छोटे गोल सेट करो, ताकि एक एक गोल जैसे जैसे आप क्लियर करते जाओगे, आपके अंदर खुद पे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगेगा। जैसा दीपक सर ने बताया कि आप अपना डाइट सेट करो, अपना प्लान सेट करो, अपना फ्यूचर सेट करो, अपना ड्रीम सेट करो, ये सारी चीजों को आप मैनेज करो। और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, ये वीडियो पेरेंट्स भी देखें, और पेरेंट्स को भी इस बात के ऊपर
थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करे। अच्छा हाँ सर, मैं पैनल से बात करना चाहूंगा कि पेरेंट्स को इस समय कैसा बिहेव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। ये थोड़ा मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन बच्चों के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि ना पढ़ पाते हैं या मानसिक रूप से या कैसे भी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को जो भी अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं उससे बचाना चाहिए। ठीक है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है और पेरेंट्स क्या होता है वो चीज़ को सुनता है और अपने बच्चों को बता देता है जी, और वो चीज़ें हो सकती है सही ना। तो सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है बाहर से तो उस इंफॉर्मेशन पे आप सही है गलत है सबसे पहले उस पर जाओ, फिर जाकर अपने बच्चों को बताओ। अच्छा, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने बच्चों को रिगार्डिंग दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, परीक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। क्या पेरेंट्स को प्रेशर देना चाहिए दीपक सर अपने बच्चों को ऐसे सिचुएशन में कि जबरदस्ती मतलब पढ़े ही? नहीं, इसमें क्योंकि ये पेरेंट्स वैसे दो तरीके के सारे होते बच्चों हैं, पर समझ मैटर गया। नहीं करता, सारे बच्चों पर मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी है पेरेंट्स दो ये तरीके के situation। होते हैं इसमें। एक पेरेंट्स ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, एक पेरेंट्स ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है। देखो, जो पढ़ा लिखा पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को खुद बिठा करके पढ़ा सकता है चीजों को, और वो कहीं ना कहीं एक आइडियल पेरेंट्स माना जाएगा जो खुद बच्चों को बिठा करके चीजों को करे। अच्छा, दूसरा एक टॉपिक ये होता है जो पेरेंट्स जो है पढ़ा लिखा नहीं है, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उनको सिखा देते हैं कि पापा ऐसा ऐसा ऐसा, बिना उसके नहीं होगा। हाँ, तो पापा मान जाते हैं कि जो लेकिन पढ़े उसके लिखे लिए समझते बोला नहीं। ना हमने कि उसके लिए सेकेंडरी ऑप्शन हमें एटलीस्ट बोर्ड की क्लास के लिए हम हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ। उनको बोलो कि हमारा चैनल ज्वाइन करें और रेगुलर बेसिस पे एक या दो वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आप उसके थ्रू आराम से पढ़ाई कर सकते हो जी, और अगर चाहिए तो आपको होमवर्क भी उसके थ्रू मिल जाएगा। होमवर्क लेकिन पेरेंट्स को खुद ही चेक करना पड़ेगा। उसमें किसी बच्चों का नुकसान भी नहीं होगा, हर एक चीज में प्रॉफिट ही करना जाएगा। नुकसान क्या है, कुछ दे थोड़ी कोई है। नुकसान नहीं है ना, सब उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आशीष सर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से मतलब बोले कि कंट्रोल में रहें, या फिर वो बच्चे जो हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को या जो भी हमारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स? के लिए तो ठीक ऐसा ही है कि मतलब बच्चों को अपने सही गाइडेंस दे, और सही तरह से गाइडेंस कब मिलेगी, जब वो और अपने सीनियरों से मिलेंगे तब। ठीक है, इसमें क्या है, अफवाह के माध्यम में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो रियलिटी है वो हम खुद जानना चाहेंगे तो ही मिल पाएगा, तभी हम बच्चों को बता पाएंगे। अभी हम गाइडेंस दे दिए, पेरेंट्सों ने बच्चों को बता दिया ऐसी ऐसी चीजें हैं, लेकिन बच्चों ने वो पता किया, मम्मी पापा को बोल देते नहीं आप तो सब गलत बताते हो। ठीक है, तो वो चीजें भी बहुत मायने रखती है। एक बार बच्चा बोला आप गलत हो, दो बार बच्चा बोला आप गलत हो, तीसरे बार भी वो अपने आपका कहना मानेगा नहीं। इसलिए पहले पेरेंट्स को पूरी तरह से 100% श्योर होना चाहिए किसी भी सूचना के। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, ताकि बच्चे उनका कहना मान सके। हाँ। अच्छा, अभी हम लोग जब वीडियो शूट कर रहे थे तो बैक स्टेज में दीपक सर ने मेरे को बोला था कि वास्तविकता का पीछा करो, आप कल्पना का पीछा नहीं करो, काल्पनिक मत बनो। मतलब कुछ लोग क्या कल्पना का जीवन जीते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा, वो मिल जाए तो ऐसा होगा, लेकिन ये सोचो अगर वो नहीं मिला तो क्या करना है, क्योंकि वो प्लानिंग आपके पास नहीं होती है। तो आप दोनों तरीके से सोचो। आपका अगर जो ड्रीम है, अगर प्रैक्टिकली अगर कोई पागल जैसा कोई सोचे यस मैं मतलब करेगा ही करेगा, लेकिन मान लो एग्जांपल के रूप में मैं आपको बोलूं कि अगर वो ना हो पाया किसी कारणवश, तो आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन क्या रखना है, इसके बारे में आपको सोचना है। इसमें एक बहुत ही मुझे नाम नहीं याद आ रहा किसने कहा था, हाँ। कि जैसे अगर मान लो आपका प्लान ए अगर मान लो फेल होता है तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एबीसीडी में है ए के अलावा बी से लेकर के जेड तक के और भी लेटर्स हैं, तो उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। निराश होने की जरूरत नहीं है, बट हमेशा 2 से 3 प्लान के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेट हो गए हो तो मतलब नहीं यही करना है। एग्जाम्पल के रूप में अगर क्रिकेटर बनना है और आपका पैर टूट जाए, मैं भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन सिचुएशन अगर प्रैक्टिकली ऐसी क्रिएट हो तो उसके लिए आपको सेकेंडरी ऑप्शन सोचना है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स रिलेटेड जो स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन थे सर, पैनल से मैं सारे पैनल से बात करना चाहूंगा, वो लगभग कंप्लीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं जो मतलब काफी ज्यादा सबके लिए है, मीन्स की सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए जो भी इस वीडियो को देखो सबके लिए। एक नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा आया है कि जैसे कोरोना की वजह से हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, इसके ऊपर कैसा असर पड़ा है, और अगर पड़ा भी है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जहां तक मुझे पता है कि पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी पैनल से डिस्कस। इसमें तो देखो मुझे ऐसा है हाँ कि नेचर को हमारी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। मैं सर दीपक सर मैं जो बोल रहा हूँ बात नहीं उसमें कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ हाँ बोलिए। नेचर को हमारी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं, और कहीं ना कहीं अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि एक्चुअली देखा जाए ना थोड़ा सा इसका नेचर के रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि नेचर ने हमें एक सबक सिखाया है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। तुम लोग यहाँ के मालिक नहीं हो, तुम लोग यहाँ के किराएदार हो।
है ना, मेहमान हो तो मेहमान की तरह बिहेव करो, क्योंकि प्राकृतिक संपत्ति प्रकृति ने, नेचर ने जो भी दिया है वो सभी जीव जंतुओं के लिए समान अधिकार पे दिया है, सभी का उस पर समान अधिकार है। हाँ, कहीं ना कहीं भगवान ने, अल्लाह ने, भगवान ने, जिसको भी आप लोग मानते हो, उसने मनुष्य के रूप में पृथ्वी का सबसे समझदार जीव एक बनाया हुआ है। और समझदार जीव इसलिए बनाया क्योंकि हम प्रकृति की सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव पहलू हमें देखने को मिला है कि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, प्लस मनुष्य जो है अपने अलावा दूसरे किसी प्राणी को देखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं कि प्रकृति की एक सीख है। और जैसे कि अभी काफी कुछ एजुकेशनल बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, मतलब किसी मीडिया के थ्रू जान रहे हैं कि ओजोन लेयर में छेद होने का दैट मींस क्या मतलब। अच्छा, ओजोन लेयर में छेद मतलब क्या कि प्रकृति ने हमारे वातावरण के ऊपर ओजोन लेयर की एक गैस बनाई हुई है जो कि काम करती है, परत बनाई हुई है जो कि एक इस तरीके का काम करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लो कि आप चाय छान रहे हो और चाय की छन्नी है, तो चाय की छन्नी जो है चाय पत्ती को अलग करने का जिस तरीके का साधन है, ठीक इसी तरह सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज में पराबैंगनी किरणों से जो अनावश्यक तत्व है, जो हानिकारक तत्व है, उसको छानने का काम जो हमारी ओजोन लेयर करती है। अब जिस पोर्शन में काफी बड़ा एक छेद हो चुका था प्रदूषण के कारण, CO2 के कारण, वो छेद हो जाने के कारण पर्टिकुलर वो रीजन में सूर्य की किरणें जो है बिना छने हुए पृथ्वी पर पड़ती थी। दैट मींस ये मान लो कि छन्नी में कहीं पे छेद है और आप चाय छान रहे हो तो वहां पे चाय पत्ती जो है साथ में आ रही है, तो दैट मींस वो प्योर नहीं है। और वो सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, वो कैंसर कारक होती है, प्लस स्किन को इस तरीके से, हाँ मतलब बहुत ज्यादा नुकसान कारक है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव चेंज है नेचर में कि वो ओजोन लेयर जो है वो कहीं ना कहीं उसने खुद को अपने आप को रिपेयर कर लिया है। प्लस दूसरा एक इंडिया का एग्जांपल देना चाहूंगा, नमामि गंगे। हाँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो कि मोदी सरकार ने लॉन्च किया था, जो कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी वो रिजल्ट नहीं मिला जितना प्रकृति ने अपने आप को खुद को फिल्टर करके गंगा नदी का जो पानी है जो कि गंदा हो चुका था, दुनिया भर का, देखने लायक नहीं था, यमुना नदी जो कि एक गटर बन चुकी थी, नाला बन चुका था, उसने खुद ने अपने आप को फिल्टर करके पीने लायक पानी जो है खुद वो प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेचर जो है वो अपने आप को फिल्टर कर रहा है। और ये एक मनुष्य जाति को कहीं ना कहीं एक सीखने की बात है कि भाई अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने खुद के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए प्रकृति का इतना ज्यादा भी दोहन ना किया जाए कि वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, याद रखना। हाँ। और ये तो बहुत एक छोटा सा वायरस है जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना परेशान किया हुआ है, पूरी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया, पूरे देश में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। तो ये छोटा सा बस एक सीख है और कहीं ना कहीं हम इसमें इन सब चीजों से निकल जाएंगे। लेकिन एक सीख कहीं ना कहीं हमें अपने मन में रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी का वैक्सीन जो है कोरोना बन के आया हो हम जैसे वायरस का सफाया करने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज से एक सीख लेनी पड़ेगी। ये भी सही है। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन मेरा बोलना चाह रहे हैं कि जैसे बाई चांस के लॉकडाउन के चलते हमारा पूरा पृथ्वी जो है प्रदूषित रहित हुआ है, प्रदूषण रहित हुआ है, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमें महीने में, 15 दिन में, एक दिन पूरे विश्व को लॉकडाउन करना पड़े? महीने 15 दिन में तो ज्यादा होगा, बट ये ऐसा कर सकते हैं कि साल में एक महीना, जैसा कि इस बारे में मैं बोलूं, दीपक सर ने पहले ही बताया था कि सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई कि हम खुद एक वायरस हो गए हैं और जो वायरस है वो हमारे लिए वैक्सीन बन गया है। कहने का मतलब कि अब हमें इसी माहौल में सीखना, इसी माहौल में जीना सीखना पड़ेगा। और जब हम इसी माहौल में जीना सीख जाएंगे तो हमें इस तरह के लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है ना कि महीने 15 दिन में रखना पड़े। ये सिचुएशन जब चलता रहेगा तो ना प्रदूषण बढ़ेगा, ना प्रकृति अपना बदला लेगी। और प्रकृति की एक बहुत खासियत होती है, मैं आपको बताऊं, मैं सबको बोल रहा हूँ, उसकी एक खासियत होती है कि वो कुछ भी आपको देती नहीं है, आपने जो दिया है वो वही लौटाती है, रिटर्न करेगी। ये पूरी कायनात का ये पूरा सर्वव्यापी नियम है कि हमने जो भी उसको दिया है वो वापस लौटाएगी, और हमने उसके साथ गलत किया इसलिए उसने भी हमारे साथ गलत किया है। कहने का मतलब ये है। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा, जैसे मैं कहूँ, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्वार्थी है। बिल्कुल, वो अपने स्वार्थ के लिए, प्रॉफिट के लिए जितना हो सकता है वो करता है। पहले उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, वो दोहन करता है और उसका प्रॉफिट लेने के लिए, उसी के चलते आज हमारा इस तरह से स्थिति हुई है जो हर एक देशों में उसका भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया सर, आप बार बार बीच बीच में इकोनॉमी बोल रहे थे, तो क्वेश्चंस ऐसे भी इकोनॉमी रिलेटेड आए हैं, लेकिन आपने बोला तो उसके ऊपर भी मेरा ध्यान गया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इकोनॉमी पर किस तरह ये इफेक्ट कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं भी चलेंगी ऐसे सिचुएशन में, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो चलेंगी भी, और कंपनी के मतलब कुल मिला जुला के जो प्रति व्यक्ति आय होता है या किसी भी देश का राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय जो है प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर, ये दोनों सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इकोनॉमी यानी कि आर्थिक विकास जो है किसी भी देश का,
जहां जहां पर कोरोना का असर हुआ है, खास करके मैं इंडिया की बात करूं, ये एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो ये किस तरह से असर कर रहा है? देखो इसमें मैं जब बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। हाँ, बेसिक। अगर किसी भी कंट्री मैं चाहता हूँ कि एक एक लोगों को ये क्लियर हो। भारत की जनसंख्या इकोनॉमी की अगर बात 135 करूं, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी सभी देश की पूरे विश्व की डाउन होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि इससे निकलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो बोला था कि पहले लॉकडाउन के समय अगर ये 21 दिन का लॉकडाउन अगर नहीं हुआ तो देश जो है 21 साल पीछे चला जाएगा। 21 दिन में अगर मैं रिकवर नहीं किया तो कहीं ना कहीं इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया ले लेना चाहिए कि अब हमें आगे आने वाले भविष्य के लिए करना है। जो नुकसान हो रहा है ठीक है, उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज का फायदा, इस चीज को हमें दोबारा आगे चल के भविष्य में फेस ना करना पड़े। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी कीमत है हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए। हाँ, जो इकोनॉमी जो बिगड़ रही है, इसमें सबसे मेन मुद्दा इसका है कि इकोनॉमिक्स में जो असर पड़ेगा वो केवल और केवल मध्यम और निम्न वर्ग को पड़ेगा। अच्छा, ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? ये किस आधार पे? क्योंकि जो उद्योगपति हैं वो अपना बिजनेस करके अपना सेटअप किए हैं, लेकिन इसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो लोग हैं, हो गया ये तो एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, वो तो पॉलिटिकल है, उसमें हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। बट कहने का मतलब ये है, इफेक्ट तो सबको होने वाला है, और सबको पता है कि घर में अगर पैसा नहीं आ रहा है तो घर की इकोनॉमी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने ही वाली है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं जो मानता हूँ पर्सनल व्यू की भाई ये जो कीमत हम चुका रहे हैं प्रकृति के फिल्टर करने का, प्रकृति जो अपने आप को फिल्टर करी, वो कीमत निग्लेजिबल है। बस अपने आप को अब इस तरीके से ढाल लेना है कि दोबारा इस तरीके की नौबत कभी जिंदगी में ना आए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी। हाँ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगा हमारे भारत के नहीं पूरे विश्व के उद्योगपतियों से, जिन्होंने हमारे अपने सभी देशों को सहयोग किया है गरीबों के लिए। हाँ, पूरा खाने पीने से पूरा विश्व सहयोग कर रहा है अपने अपने देश के गरीबों के लिए, उनके खाने पीने से रिलेटेड। अगर ये बोला जाए कि इंडिया एक विश्व गुरु बन के उभरा है पूरे दुनिया भर के लिए, तो ये भी कहना गलत नहीं है। ठीक है ना, अमेरिका, इटली जैसा देश जो वो नतमस्तक हुआ भारत से सामने दवाई के लिए। इवन मलेरिया का जो वैक्सीन जो है वो जो है इंडिया खुद सप्लाई कर रहा है अमेरिका जैसे कंट्रीज को, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है सर, जैसे मैं आप लोग को बोलूं, एक नॉर्मल सा चीज है कि आप पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करिए। तो मैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, क्योंकि देखो पॉजिटिव साइड दैट मींस क्या, प्रकृति फिल्टर हो रही है, और कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी अच्छी चीजें, जैसे जो भारतीय जो सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता में क्या है, दूर से लेकर के हाथ मिलाते हैं। ये क्वेश्चन पे आऊंगा। ये दुनिया अब सीख रही है, भारत जो है पहले भी कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करता था। और दूसरी एक बात ये थी कि अब हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर में ढलते जा रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने सीख दी है भाई भारत जो है गुरु है, उसको फॉलो करो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम सीख रहे हैं। दूसरा, और जूते चप्पल बाहर निकालना है, बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खाना है, सैनिटाइजेशन रखना है, सैनिटाइजेशन रखना है, हाथ धोना है, पैर धोना है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं सिखा रहा है, भारत में हमें सिखा रही है। और कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट वही जो हमारी इकोनॉमी पड़ रहा है, प्लस अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मर रहे हैं, वो उसकी तो भरपाई किसी चीज से नहीं की जा सकती। जनसंख्या वृद्धि भी इतनी ज्यादा हो रही है, कहीं ना सॉल्यूशन वो नहीं है कि लोग मर जाए उनको धरती पे आने से रोका जाए, वो उसका सॉल्यूशन है। लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेटेड होना इससे जरूरी, कोई दिक्कत नहीं। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, 2020 में मैं आपको बात बोलूं, जैसे जैक मा है जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, जो चीन के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं, और भारत के रतन टाटा जी की बात करें जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इन लोगों का एक बड़ा ही साझा हुआ एकदम एक मतलब ऐसा बात इन लोगों ने बोला है कि 2020 का जो समय है वो एक ऐसा समय है कि इन लोगों का मानना है कि प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, प्रॉफिट की सोचने की जरूरत नहीं, ये साल जीने का है और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करो, आप प्रकृति का आनंद लो, अपने फैमिली के साथ समय बिताओ। जैसा दीपक सर ने बोला था कि हर बार ऐसा समय नहीं मिलता अपने फैमिली के साथ समय बिताने का। तो ये सारी चीजें हमारा पूरा पैनल आप लोग के साथ इस बातों को साझा कर रहा है, उसके लिए इनका धन्यवाद। एक दो क्वेश्चन सिर्फ लास्ट है, मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा सर। जैसे कि 2020 में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले कुछ घटना हुई, फिर अभी लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस का कहर हुआ, अभी देखो विशाखापट्टनम जो वाइसेग है वहां पर गैस लीकेज हुआ, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जैसा जो 1984 में हुआ था उसके जैसा सिचुएशन हो गया, और भी बहुत सारी घटनाएं घटी, रेल घटना घटी, अभी 16 लोग मारे गए आधी के दिन, ये अपने औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये क्या मतलब किसी चीज से ताल्लुक रख रहा है ये, अगर देखा जाए आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से या भौतिक रूप से किसी भी तरीके से, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बोल सकते हैं हम लोग कि एक हमारे देश में एक बहुत ही बैड सिचुएशन चल रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। एक तो अगर हम लोग वो सारी चीजों पे ध्यान देकर चलेंगे जी, तो एक तो हमारे हेल्थ पे वो चीजें इफेक्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारे जो भी आसपास के लोग हैं वो भी क्या होंगे, अफवाहों के चक्कर में आएंगे, और भी क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह भागने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक स्टेट का जो असर है दूसरे स्टेट पे देखने को मिलेगा। जी। तो वहाँ की गवर्नमेंट को अगर असर पड़ेगा तो उसको भी वो चीजें क्या हो सकती हैं सोचने के लिए उस टाइम। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक स्टेटमेंट मैं इसमें देना चाहूंगा। देखो ऐसा है कि भारत जो है दुनिया की वर्ल्ड की सेकंड लास्ट मतलब सेकंड जो है वो मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। और जैसे मैं तो इसका छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो किचन है, किचन में बर्तन ज्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं वो खटपट थोड़ा बहुत होता रहेगा। हाँ। अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है तो देखो इतना बड़ा देश है और प्लस कहीं ना कहीं हम एक डेवलप कंट्रीज नहीं है। भारत में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गरीबी है, अनएजुकेशन है, दैट मीन पीपल जो है एजुकेटेड नहीं है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है कहीं ना कहीं होती रहेंगी जब तक हम अपने अपने बेस को नहीं सुधारते हैं। अपने बेस को जब तक हम मजबूत नहीं करते हैं, लोगों में बेरोजगारी का प्रमाण जब तक हम नहीं घटाते हैं, लोगों में से गरीबी नहीं घटाते, तो कहीं ना कहीं सोच विचारधारा का भी बहुत ज्यादा फर्क इसमें पड़ता है। तो जब तक इन सब चीजों से हम बाहर नहीं आ पाते तब तक ये चीजें कम नहीं होने वाली। दैट मीन्स अगर मैं वही कहूँ कि बर्तनों को अगर अच्छे तरीके से रखा है तो आपस में टकरा करके आवाज नहीं करेंगे, और अगर अच्छे तरीके से रखा है तो वो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने। एक अंतिम क्वेश्चन है जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन उभर के आया। किसी एक ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि भारत जो है वो, भारत की संस्कृति पहले से सर्वव्यापी है, वो अब सिद्ध हो रही है। भारत की संस्कृति पहले से सर्वव्यापी है, वो अब सिद्ध हो रही है और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब भारत की संस्कृति जो थी वो पहले से ही सही थी, या फिर ईश्वर जो है, प्रकृति जो है, इस बात को पूरी दुनिया को सिखाना चाहता है, एहसास दिलाना चाहता है, एहसास दिला रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कंट्रीज की जी, तो उनकी जो भी सभ्यताएं हैं, मैं नहीं मानूंगा कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। अब चाहे हमारी भारतीय सभ्यता में कुछ भी चीजों को लेकर के ले लो, चाहे कान छिलाना हो गया, हाँ, या तिलक लगाना हो गया, या फिर जो टकले होते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं बाल निकलवा देते, चुंडी रखते हैं, प्लस इसके बाद में कानों में झुमका पहनना वगैरह हो गया, हाथों में कड़े, ये सब चीजें कहीं ना कहीं साइंटिफिकली सही है। बहुत अगर आप इनको सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च करो, आपको नंबर ऑफ इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता में जितनी भी रिवाज हैं, अगर मैं बोलूं अगर आडंबर को अगर दूर रखा जाए उन सब चीजों से, तो हर चीज कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे तिलक लगाया जाता है, तिलक क्यों लगाया जाता है, ये तो तिलक लगाने का मतलब ये कि हमारे दिमाग की हमारे माथे में जो एक ऐसी नस होती है जिसको प्रेस करने पे ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारे माइंड पे, हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारा दिमाग तेज होता है। ये बीच में जो हम बाल रखते हैं, मुड़ सर मुड़ाने के बाद में चुंडी, वहां पर भी ये सरों का मतलब नसों का एक ऐसा एक जाल होता है जो कि हमारे ब्लड, हमारे ब्रेन के हर एक तो पार्ट तक जो ब्लड सर्कुलेट करता है। प्लस सब बड़े बड़े जो चूड़े वगैरह जो पहना करती थी औरतें, बड़े बड़े जो पायल वगैरह पहना करती थी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का कहीं एक एग्जाम्पल है। और पहले के लोग इसीलिए था कि पहले लोग 100 साल, 104, 110, 120 साल जिया करते थे, और आजकल का समय ऐसा कि 60-65 साल जी जाए तो भी बहुत है, बड़े स्वस्थ जीवन जी ले बहुत है। इवन मैं तो ये कहूंगा हमारी दादी जो है वो हमारे माँ बाप से अच्छा जीवन जी रही है, बिल्कुल, और हम तो अपने जीवन को उसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई आगे चल के क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, सब कुछ अगर टाइम पर हो तो व्यक्ति बीमार कम पड़ेगा और अच्छे तरीके से रहेगा। और प्रदूषण का बहुत बड़ा इसमें एक रोल होता है। एक मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी तो वो उसने बताया भाई कि मेडिकल जैसे अभी चालू है, मेडिकल को चालू रखने के लिए बोला गया है। तो उसने बोला कि भाई उसका मेडिकल वाला एक फ्रेंड है, उसने बोला भाई मेडिकल वाले तेरा ही सही है भाई, हम लोग का तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस सब कुछ बंद रखा हुआ है, लेकिन तेरा ही चालू है, प्लस बीमार पड़े हैं लोग तो दवाइयां वगैरह भी कहीं ना कहीं तेरा चालू है, तो तेरा तो अच्छा है भाई, तेरा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसने बोला क्या यार फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो कंडीशन अभी ऐसी हो गई कि हमारे पास दवाई नहीं बिक रही है। बोले क्यों दवाई नहीं बिक रही है भाई, तेरा तो चालू है। तो उसमें ये हुआ कि बताया कि यार जो हमारा 80% जो बिजनेस था वो सर्दी खांसी बुखार वगैरह से चला करता था। अभी ये लॉकडाउन का पीरियड है, कंपनियां बंद है, प्रदूषण कम है, लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम कम है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम हुई, तो लोग बीमार रहना कहीं ना कहीं कम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दवाइयां भी देखो, कहने का मतलब ये कि अगर हम अच्छे माहौल में अगर जिएंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे और अच्छा स्वस्थ जीवन हम जी पाएंगे। अच्छा हाँ, तो दूसरी चीज ये थी कि अभी जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, काफी अच्छा सेशन चला, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन की जानकारी लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचाई। दूसरी एक चीज ये है कि हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज है कि स्टे होम स्टे सेफ, ये जो टैग लाइन है, आप प्लीज घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हमारे पूरे टीम की तरफ से ये मैसेज है। दूसरी एक चीज ये है कि आप अपने आप को कोरोना से बचाए रखने के लिए आप अपने आप को बिजी रखें, घर में रखें, और दिन प्रतिदिन हर दिन आप कम से कम 20 से 30 मिनट योगासन करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। इसका आपके लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, ये पहली बात। दूसरी जो एजेंडा है वो मैं इस बारे में आपको बात करना चाहूंगी। हमारे पैनल का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस आए हमारे सामने उनको अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा।
दूसरी चीज, अगर आप हमसे और भी किसी चीज से रिलेटेड वीडियोस की मांग करते हैं या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो इंस्पिरेशनल हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके स्टडी से रिलेटेड हो, तो आप हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए कि सर हमें इस वीडियो की जरूरत है सर, या फिर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, करंट में अभी जो गैस रिसाव हुआ बहुत ही बड़ा एक ट्रेजेडी बन गया, जिसको हम विशाखापट्टनम ट्रेजेडी को तुलना कर सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी से। इस तरह की वीडियोस, तो हम इसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो तड़काऊ भड़काऊ चीजें होती है ना, उससे आप लोग आकर्षित होने की कोशिश ना करें। एक्चुअल में जो रियल इन्फॉर्मेशन है ना, वो रियल इन्फॉर्मेशन को कैच करने की कोशिश करें। जैसा कि दीपक सर बताए, वास्तविकता की तरफ दौड़ो, वास्तविकता को कैच करने की कोशिश करो। हमारा हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट हर तरीके से, हर तरह से, किसी भी फील्ड से आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम सब लोग अपना 100% दे रहे हैं। और दूसरी चीज, हमारा अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं या नेक्स्ट आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियोस के जो भी आपके पास पहुंचेंगे, या हमारा जो चैनल है हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा एज मच एज पॉसिबल आप लोगों तक शेयर करें। और इससे क्या होगा कि लोगों तक जानकारी भी अच्छी पहुंचेगी। दूसरी चीज, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारे कोचिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा एक और मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी वीडियोस डाले जा रहे हैं, उसके लिए घर बैठे सब अपने टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को मैनेज करते हुए इस वीडियोस को कर रहे हैं। फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सोशल साइट से हमसे जुड़े रहने के लिए हमसे आप बोर्ड लाइन पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, 4 कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मैसेज करिए, कॉल करिए, हमसे कॉन्टेक्ट करिए अगर आप और भी ज्यादा फिजिकली जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरा चीज, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक है, फेसबुक पेज को लाइक करिए, उस पे से आप हमसे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब सबसे बड़ा जो एक वीडियो का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आप हमें कांटेक्ट करिए। कमेंट सेक्शन में करके हमें कमेंट करके बताइए कि आप हम और ज्यादा क्या कर सकें आप लोगों के लिए, जिससे हम अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव करें, आप लोगों को बताते रहें। फाइनली ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। हमारे पूरे टीम की तरफ से हमारे पूरे टीम को भी धन्यवाद जिन्होंने इस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस किया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।